जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का अपना चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग पढ़ेंगे घटना चक्र का बुक पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, उससे संबंधित ये सेकेंड वीडियो है। तो चलिए इसमें दिए हुए प्रश्नों को आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी अवस्थित है। ए में हो जाएगा बेंगलोर में, बी हैदराबाद में, सी नागपुर में और डी नई दिल्ली। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान है, ये नागपुर में स्थित है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कहता है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित है। नीरी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो याद रखिएगा कि कहाँ है दोस्तों, तो नागपुर में है और ये भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया। ए में कहता है कि 1970 धनबाद में, बी है 1958 नागपुर में और सी है 1956 नई दिल्ली और डी है 1960 चेन्नई। आपको पता होगा कि नीरी का जो है स्थापना कहाँ हुआ है, नागपुर में हुआ है और ये हुआ है 1958 में। तो यहाँ पर इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कहता है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी नीरी की स्थापना वर्ष 1958 में नागपुर में की गई है। वर्तमान में इसके निर्देशक जो हैं दोस्तों एस चंद्रशेखर हैं। जब ये बुक बना था उसमें डॉक्टर राकेश कुमार थे, लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति के देखें तो डॉक्टर एस चंद्रशेखर जो शेखर हैं वो अभी यहाँ पर डायरेक्टर के पद पर आसीन हैं। और जब भी आप पढ़ रहे होंगे तो उस समय का एक करेंट देख लीजिएगा कि अभी इसमें वर्तमान में कौन डायरेक्टर हैं। तो गूगल करके एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एनईए से आशय है। ऑप्शन में ए कहता है नेशनल इंक्वायरी एक्ट, बी कहता है कि नेशनल इंक्वायरमेंट अथॉरिटी और सी कहता है नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी और डी कहता है नेशनल इवेंट एसोसिएशन। तो यहाँ पर अगर इसको देखेंगे दोस्तों तो इसका आंसर जो होगा आपका बी राइट हो जाएगा कि नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी एनईए का फुल फॉर्म है, ऐसे आशय है। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में देखिए दोस्तों तो बोल रहा है कि एनईए का तात्पर्य राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण यानी नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी है, अथॉरिटी से है। यद्यपि इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण है। एनईए का गठन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया है तथा इससे कुछ प्रतिबंधित क्षेत्र ऐसे मामले को देखने के लिए जिसमें पर्यावरण की मंजूरी आवश्यक है, यानी कि वैसे मामलों को देखने के लिए किया गया है दोस्तों जहां पर पर्यावरण की मंजूरी आवश्यक है, स्थापित किया गया है। इसे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित किया गया है ताकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंधित हेतु किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रिया या उद्योग संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई की जा सके। तो इस तरह से एक इसकी गठन किया गया है जो 1986 के पर्यावरण से संरक्षण से संबंधित चीज़ों को ध्यान में रख करके मान लीजिए कोई उद्योग धंधा या संचालन करना चाहते हैं तो उससे संबंधित कोई सुनवाई होगी तो वहाँ पर ये किया जाएगा एनईए में, यानी राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण के अंतर्गत किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन ए में हो जाएगा जनेवा, बी रोम में, सी सिडनी में और डी टोक्यो में। तो विश्व मौसम विज्ञान जो संगठन का मुख्यालय जो है वो आपका हो जाएगा जनेवा में है। तो यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, विशेषज्ञों की एजेंसी है दोस्तों जो पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है और इसका मुख्यालय जो है जनेवा, स्विट्जरलैंड का एक शहर है जनेवा, वहीं में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि UNEP का मुख्यालय अवस्थित है। UNEP का मुख्यालय अवस्थित है दोस्तों, ऑप्शन ए में हो जाएगा जनेवा, बी हो जाएगा काठमांडू में, सी हो जाएगा नैरोबी में और डी हो जाएगा नई दिल्ली। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा नैरोबी में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा राइट, यानी कि UNEP का मुख्यालय कहाँ है तो नैरोबी में है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है नैरोबी, एक कन्या देश में नैरोबी एक शहर है, वहीं पर ये अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये JPSC में पूछा गया प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण
कार्यक्रम यानी यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए हो जाएगा द हेग, बी हो जाएगा नैरोबी, सी हो जाएगा न्यूयॉर्क और डी हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। तो आपको पता हो गया दोस्तों, रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर देखें तो बी राइट हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी में है। और नैरोबी कहाँ है दोस्तों? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि केन्या देश है, वहीं पर नैरोबी में ये इसका मुख्यालय अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ईपीए का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए कहता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एजेंसी, बी कहता है इन्वायरमेंटल प्रोहिबिशन एजेंसी, सी कहता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी और डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ईपीए का पूर्ण रूप है दोस्तों कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एक संघीय एजेंसी है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए इसको व्याख्या में लिखा हुआ है, उसको देख लेते हैं कि ईपीए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एक संघीय एजेंसी है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहते हैं ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन ए कहता है एम्स्टर्डम में, बी कहता है कैनबरा में और सी कहता है ओटावा में और डी कहता है नागासाकी में। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, ए हो जाएगा आपका एम्स्टर्डम में। तो यहाँ पर इसका आंसर ए जो है वो राइट हो जाएगा, एम्स्टर्डम में इसका मुख्यालय है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है तथा इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में अवस्थित है। तो याद रखें नीदरलैंड का एम्स्टर्डम शहर है, जिसमें 1928 ईस्वी में देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर हॉकी प्रतियोगिता हुआ था, जिसमें झारखंड के जो कप्तान थे जयपाल सिंह मुंडा, उन्हीं के नेतृत्व में इसे जीता गया था विश्व में पहली बार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र यानी UNEA4 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए हो जाएगा पेरिस, जो फ्रांस का शहर है, बी कहता है उलानबटोर मंगोलिया, सी कहता है बीजिंग चीन और डी कहता है नैरोबी कन्या और ई कहता है इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर इसका आंसर अगर देखेंगे दोस्तों तो आपका आंसर जो है वो डी राइट हो जाएगा, नैरोबी कन्या में। इसको याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा जो सत्र का आयोजन हुआ था नैरोबी कन्या में हुआ था। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो समग्र विषय ने ओवरऑल डैम्स पर्यावरण की चुनौतियों और सतत उपयोग और उत्पादन के लिए अभिनव समाधान के तहत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र जो है 11 से लेकर के 15 मार्च 2019 के मध्य केन्या के नैरोबी शहर में आयोजित किया गया। UNEA4 का अध्यक्ष जो है एस्टोनिया था, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। खैर ये तो पुराना हो गया, इसको करेंट में पढ़ के जाइएगा क्योंकि प्रश्न जो रहेंगे वो करेंट से रिलेटेड रहते हैं इस सब चीज़ों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। ऑप्शन ए कहता है 1981 में, बी कहता है 1986 में, सी कहता है 1995 में और डी कहता है 2000 में। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 में, इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भारत में वर्ष 1986 में पारित हुआ था। यह संपूर्ण भारत में लागू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण की परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार के द्वारा कब पारित किया गया? एक ही प्रश्न है जो रिपीट हो रहा है और देखिएगा तो घटना चक्र में ज़्यादातर प्रश्न इसी टाइप से रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहा है 1986, बी कह रहा है 1981, सी कह रहा है 1987 और डी कह रहा है 1978। तो आपको पता होगा पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में पारित हुआ। तो यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में लिखा हुआ है कि पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भारत में वर्ष 1986 में पारित हुआ था और वही अभी लागू भी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था?
एक ही प्रश्न है दोस्तों। ए हो जाएगा 1982, बी ऑप्शन का है 1986 और सी ऑप्शन है 1990 और डी है 1994। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1986 में, तो यहाँ पर इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम यानी ईपीए को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि छाता विधान, बी कहता है कि छड़ी मुबारक, सी कहता पर्यावरण विधान और डी कहता इको संरक्षण नियम। तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम यानी ईपीए को अन्य नाम से जाना जाता है, ए हो जाएगा आपका छाता विधान के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या है इसकी व्याख्या, आइए देखते हैं। व्याख्या में कहता है दोस्तों कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान यानी कि अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में जाना जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, छाता विधान यानी अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित हुआ था। यानी विश्व भर में पहली बार जो 1972 में स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था और उसी को तहत देखें तो जो दिए हुए थे कि आपको 21 एजेंडा को लागू करने की बात हुई थी, उसमें कुछ कुछ प्रोविज़न किए गए थे इन चीज़ों को लागू करने के लिए। तो उसी के तहत देखें तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम उसको क्रियान्वित करने के लिए बनाया गया था 1986 में। तो वही अभी वर्तमान में लागू भी है हमारे देश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया है। ऑप्शन ए कहता है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, बी कहता है कि माल के भौगोलिक उपदर्शक यानी रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम एक्ट 1999 यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, बी कहता है। सी कहता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और डी कहता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का जो गठन है वो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट हो जाएगा, यानी पर्यावरण संरक्षण 1986 के अधीन किया गया है। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया है। ज्ञातव्य हो कि 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का नाम बदल दिया गया है और इसके अनुसार परिसंकटक सूक्ष्म जीवों, अनुवांशिक निर्मित जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात निर्यात और भंडार नियम 1989 में अनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति शब्दों के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं अनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति यानी तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोसियल कमेटी शब्द रखे जाएंगे। तो इस तरह से इसके अधीन इसकी घोषणा की गई थी और उस समय करेंट की चीज़ें पूछा गया था, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन ए कहता है कि वन नीति, बी कहता है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, सी कहता है औद्योगिक नीति और डी कहता है आपका माने शिक्षा नीति। यानी चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, अब कूट के माध्यम से इसको मिलाना। ए में कहता है ए और दो यानी कि वन नीति और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, बी कहता है आपका 2 और 3 यानी औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति और सी कहता है 1, 2, 3 और डी कहता है कि सभी चारों। तो निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। तो इसको ध्यान में रखना है दोस्तों, तो कौन संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी चारों संबंधित है। देखिएगा किससे संबंधित है। पर्यावरण संतुलन से संरक्षण संबंधित है कि वन नीति भी जरूरी है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम भी जरूरी है, औद्योगिक नीति भी जरूरी है, क्योंकि औद्योगिक नीति ढंग का नहीं रहेगा तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैलाएंगे, इसलिए भी जरूरी है। और शिक्षा नीति, जब तक लोगों को शिक्षा के माध्यम से जागरूक नहीं करेंगे तब भी पर्यावरण का संतुलन और संरक्षण नहीं हो सकता है। तो इस तरह से देखें तो सभी यानी चारों जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट है और इसको ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। लिखता है कि पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से प्रत्यक्षतः संबंध जो है वन नीति पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 का है, जबकि औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति में भी पर्यावरण के दृष्टिकोण से सम्मिलित किया गया है। तो इस चीज़ों को भी जरूरी माना गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नेशनल ग्रीन
ट्रिब्यूनल यानी होता है एनजीटी भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था? तो एनजीटी स्थापित किया गया था, ऑप्शन ए है 2008 में, बी है 2009 में, सी है 2010 और डी ऑप्शन कहता है 2011। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, देखें तो एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो गठन हुआ था वो 2010 में हुआ था। तो इसका आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी अर्थात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना भारत सरकार के द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अधीन की गई थी। इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों को निपटारा किया जाता था। तो ये हो जाएगा इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। एनजीटी का पूर्ण रूप है, एनजीटी का पूर्ण रूप है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ए, बी है नेशनल जनरल ट्राइब, सी कहता है कि न्यू जनरल ट्रिब्यूनल और डी कहता है कि नेशनल ग्रीन ट्राइब। तो अब यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा दोस्तों, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए कहता है कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की स्थापना, बी कहता है कि नेशनल एडॉप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश, और सी कहता है कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19 की बैठक में शामिल न होना, और डी कहता है उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि जो सत्य नहीं है तो हो जाएगा आपका सी राइट हो जाएगा कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होना, ये जेपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। तो इस तरह से सी गलत है। बाकी अगर देखें तो भारत के संदर्भ में अगर जलवायु के परिवर्तन के दुष्प्रभाव से संबंधित बाकी कथन जो हैं वो सत्य हैं दोनों, बाकी सी गलत हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या में कहता है कि स्वच्छ विकास युक्त यानी CDM UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है कि इसके तहत एनेक्सर 1 के विकसित देश, एनेक्सर 1 में उसको बांटा गया है विकसित, विकासशील और पिछड़ी 3 श्रेणी में बांटा गया है। तो इसके लिए कहा गया है कि एनेक्सर 1 के विकसित देश गैर एनेक्सर 1 देशों के स्वच्छ विकास युक्त परियोजनाएं क्रियान्वित कर कार्बन क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। अब कार्बन क्रेडिट कार्ड क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए कि आप अगर कम कार्बन उत्पन्न करते हैं तो उसको जो क्या है कि आपको क्रेडिट मिलेगा, उसके बदले में जो ज़्यादा कार्बन उत्पादित करते हैं उस पर ज़्यादा टैक्स लगा करके उससे पैसा वसूला जाएगा, और उसको कार्बन की विमुक्ति के लिए जैसे पेड़ पौधा चाहे वन संसाधन वगैरह बढ़ाने के लिए उसको जो है पैसा को इन्वेस्ट किया जाएगा। तो होता है कार्बन क्रेडिट। इसको और डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा गूगल करके। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कार्बन क्रेडिट का उपयोग जो है विकसित देश अपनी राष्ट्रीय उत्सर्जन प्रतिस्पर्धा में हुई कमी को पूरा करने में कर सकते हैं। भारत सरकार के द्वारा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए नेशनल एडॉप्टेशन फंड की स्थापना की गई है, और बेसिक की 19 बैठक में शामिल न होने का जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव का सामना करने से संबंध नहीं है। तो इस तरह से देखें तो आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा लंबा प्रश्न है दोस्तों, 2-4 ठो, उसको उसी हिसाब से देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ है? ऑप्शन ए कहता है कि स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानिक अनुदान के अनुरूपी होगा। तीसरा कहता है कि अनुच्छेद 243 के अंतर्गत उल्लेखित ग्राम सभा की शक्तियां और कार्यों का अनुरूप होगा। तो इस तरह से अगर देखें दोस्तों तो इसका आंसर जो होगा आपका कूट के माध्यम से ए कहता है केवल ए, बी कहता है कि केवल 2 और 3, और सी कहता है कि केवल 1 और 3, और डी कहता है 1 और 2 और 3।
तो इसमें आंसर के अनुसार अगर देखें दोस्तों तो सटीक इसका आंसर ए होगा। तो यहाँ पर ए मार लीजिएगा। क्या कहता है प्रश्न और उसका आंसर एक बार फिर से देख लीजिए। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ है? तो हो जाएगा कि स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। तो यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो व्याख्या में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार जो जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है के अनुरूप है। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। जैसे आपको हवाई जहाज उड़ने का अधिकार, ये सब चीज़ों का अधिकार जो है आपका 21 अनुच्छेद में दिया है। स्वच्छ जीवन जीने का अधिकार, शुद्ध हवा लेने का अधिकार, तो बहुत सारे इसमें अंतर्निहित है अनुच्छेद। आप 21 को अगर पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ये भी थोड़ा सा लंबा प्रश्न है दोस्तों, इसके बाद छोटा छोटा प्रश्न आ जाएंगे। प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी किस प्रकार के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी से भिन्न है? तो बताना है कि एनजीटी जो है वो किस प्रकार से सीपीसीबी से भिन्न है। यहाँ पर एक आता है कि एनजीटी का गठन एक अधिनियम के द्वारा किया गया है, जबकि सीपीसीबी का गठन जो है सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया है। दूसरा कहता है कि एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि सीपीसीबी झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल ए, केवल दो, और यहाँ पर सी हो जाएगा केवल एक और दो दोनों, और डी कह रहा है कि ना तो एक और ना ही दो। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो इसका केवल बी सही हो जाएगा आंसर। तो बी में क्या कह रहा है दोस्तों कि एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमे के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि सीपीसीबी झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। तो इस तरह से आपका दोनों में भिन्नता है। इसका अगर व्याख्या को देखेंगे तो व्याख्या भी देख लीजिए दोस्तों, काफ़ी थोड़ा सा लंबा है। व्याख्या कहता है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी एवं तीव्र निपटाने के लिए की गई थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक संवैधानिक संगठन है जिसका गठन सितंबर 1974 में जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। इसे स्पष्ट है कि केवल एक जो है असत्य है। वही आगे कह रहा है इस व्याख्या में कि पर्यावरणीय मुद्दों पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण और समर्पित क्षेत्राधिकार द्रुत गति से पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है तथा उच्चतर न्यायालयों के मुकदमों के भार को कम करने में मदद करता है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 तथा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में वर्णित सीपीसीबी के मुख्य कार्यों में नदियों और कुओं की स्वच्छता को बढ़ावा देना है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाना शामिल है। इस तरह से कथन 2 जो है वो सत्य है। चलिए और प्रश्न जो है उसको देखते हैं। छोटा छोटा प्रश्न आएंगे और ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि अब घटना चक्र बनाएंगे दोस्तों तो क्वेश्चन लॉन्ग रहते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है पीएससी लेवल के हैं, इसमें दिए हुए होते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं, पहला कथन दूसरा कारण। कथन कहता है कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। आर कहता है कि जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ए कहता है कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण करता है। वहीं बी कहता है कि ए और आर दोनों सही है किंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। सी कहता है ए सही है किंतु आर गलत है। डी कहता है कि ए गलत है किंतु आर सही है। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो इसका आंसर जो होगा वो ए राइट हो जाएगा, यानी कि ए सही हो जाएगा। ए में क्या कह रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है और जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, यानी कि दोनों जो है आर और दोनों सही हैं और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है, सही व्याख्या करता है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है तथा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से हो रहे जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन हो रहा है।
जल प्रिय पौधे यानी वाटर लविंग प्लांट का जलवायु की आर्द्रता कम होने पर क्षरण होने लगता है। इसे स्पष्ट है कि कथन एवं कारण दोनों सही है तथा कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण है। तो इस तरह से देखें तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ये आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, ऑप्शन ए कहता है कि शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, बी कहता है कि प्रोटीन समृद्धि हो, सी कहता है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो और डी कहता है कि आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। तो इको मार्क जो है उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति जो है मैत्रीपूर्ण होते हैं। यहाँ पर देखें तब का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कहता है कि इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, यानी पर्यावरण से अगर देखें तो उनका संबंध अच्छा हो, मतलब पर्यावरण से रिलेटेड न हो, पर्यावरण को नुकसान न पहुँचाता हो, तो उसे पर्यावरण के मैत्रीपूर्ण रूप से इको मार्क जो है प्रमाण पत्र मिलता है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है। ए हो जाएगा एग मार्क, बी हो जाएगा इको मार्क, सी हो जाएगा ISI मार्क और डी हो जाएगा वाटर मार्क। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत आसान, अभी जो पढ़े हैं वही है कि पर्यावरण के अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने इको मार्क का चिन्ह जो है वो चिन्हित किया है। तो यहाँ पर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। ऑप्शन ए हो जाएगा संतुलित विकास के लिए, बी हो जाएगा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, सी हो जाएगा जैव विविधता के संरक्षण के लिए और डी हो जाएगा उपयुक्त सभी के लिए। तो नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है, यहाँ पर सही आंसर देखेंगे दोस्तों तो डी सही हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर डी बिल्कुल सही है। यानी कि नगरीकरण औद्योगिकरण जो होता है इसे संतुलित विकास के लिए नुकसान होता है, पर्यावरण की पारिस्थितिकी के लिए भी नुकसानदेह होता है और जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी नुकसान है, यानी कि हानिकारक है। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कहता है कि अति नगरीकरण और औद्योगिकरण, संतुलित विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संरक्षण, इन तीनों के लिए जो है हानिकारक है। चलिए अगला प्रश्न बोलता है कि हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक है। ऑप्शन ए है MJ ब्रेडसा, बी है M निकोलसन, सी कहता है RH व्हिटकर और डी कहता है WM एडम्स। तो हरित विकास का जो लेखक है दोस्तों ये हो जाएंगे आपके डी राइट हो जाएंगे WM एडम्स। तो यहाँ पर लिखा है इसकी व्याख्या में कि हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक जो है वो WM एडम्स है, यानी बुक है और उनके लेखक के नाम दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। ऑप्शन ए कहता है कि मसानोबू फुकुओका, बी कहता है कि MS रांधवा, सी कहता है कि MS स्वामीनाथन और डी कहता है नॉर्मल बोरलोग। तो प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक यानी जनक किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कि मसानोबू फुकुओका, याद रखिएगा मसानोबू फुकुओका, यानी ए ऑप्शन सही होगा कि चलिए इसकी व्याख्या को अब देखते हैं। व्याख्या में लिखा है कि प्राकृतिक कृषि के अन्वेषण मसानोबू फुकुओका है, वह एक जापानी किसान एवं दार्शनिक थे। उन्होंने प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण किया था यानी खोज किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया। ऑप्शन ए हो जाएगा जापान, बी हो जाएगा चीन और सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और डी हो जाएगा इजिप्ट। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी जो होते हैं ये प्रारंभ करने वाले जो थे वो ऑस्ट्रेलिया वाले थे। तो यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी को लॉन्च किया था। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि पलाची माड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चे में था अवस्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा कर्नाटक, बी हो जाएगा कोंकण में और सी हो जाएगा केरल में और डी हो जाएगा तमिलनाडु में।
तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा कि पलाचीमाड़ा जो है वो केरल में अवस्थित है। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो व्याख्या में कहते हैं कि पलाचीमाड़ा दक्षिण भारतीय राज्य केरल के पलक्कड़ जिले में अवस्थित है। यह एक छोटा सा गांव है। तो याद रखिए कि पलाचीमाड़ा दक्षिण भारतीय राज्य जो केरल है उसके पलक्कड़ जिले में अवस्थित है और एक जो है छोटा सा गांव है। अगला प्रश्न है कि ग्रीन वाश इंगित करता है। ग्रीन वाश इंगित करता है झूम कृषि को प्रोन्नति के लिए, बी कहता है कि नदी जल का शुद्धिकरण के लिए, और सी कहता है हरियाली हटाना, और डी कहता है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। तो यहाँ पर हो जाएगा कि ग्रीन वाश इंगित करता है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करने के लिए। तो यहाँ पर इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं दोस्तों। तो व्याख्या में कहा गया है कि ग्रीन वाश उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक संगठन अपने पर्यावरणीय प्रथाओं या किसी उत्पाद या सेवा के पर्यावरणीय लाभों के बारे में लोगों को गुमराह करना चाहता है। तो इस तरह से इसको ध्यान में रखिएगा कि ग्रीन वाश इंगित करता है कि ग्रीन वाश जो है वो पर्यावरणीय प्रथाओं और किसी उत्पादों और सेवाओं के पर्यावरणीय लाभों के बारे में लोगों को गुमराह करना चाहता है, उसको इंगित करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि प्रारंभ की है। ए कहता है कि हरियाणा, बी कहता है पंजाब, सी कहता है महाराष्ट्र, और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पंजाब। याद रखिएगा पंजाब वैसे भी कृषि के मामले में बहुत आगे है। तो हरित गृह कृषि प्रारंभ करने का जो है प्रारंभ है वो पंजाब राज्य से हुआ है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कहता है कि पंजाब के मार्कफेड और इजराइल के सहायक के बीच 21 अप्रैल 2001 में हुई एक समझौता के तहत पंजाब में ग्रीन हाउस कृषि के माध्यम से सब्जियां उगाई जाएगी। ये चीज़ को उस समय 2001 की बात है, उस समय इसकी बात कही गई। और देखिए तो क्वेश्चन जो है 2001 और 3 दो बार रिपीट हुआ है। तो याद में रखिएगा कि जो मार्कफेड और इजराइल के सहायक के बीच में एक समझौता हुआ था जिसमें 21 अप्रैल 2001 के समझौता हुआ और पंजाब में ग्रीन हाउस कृषि के माध्यम से जो है सब्जियां उगाने की बात को लेकर के समझौता किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी एंड अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोबैक्सन ने ग्रीन टैक्स 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया। यह स्कोर क्या है। ऑप्शन ए कहता है कि विभिन्न देशों के द्वारा कार्बन फुटप्रिंट घटाने के लिए जो प्रौद्योगिकियों को अपनाने में किए जा रहे प्रयासों का मापक है। बी कहता है कि यह विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापक है। और सी कहता है कि विभिन्न देशों के द्वारा प्राकृतिक संपदा के संरक्षण को सुधारने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों योजनाओं का आकलन है। और डी कहता है कि यह विभिन्न देशों के द्वारा विकृत कार्बन क्रेडिटों के परिणाम दिखाने वाला सूचकांक है। तो यहाँ पर इसका आंसर अगर देखें दोस्तों तो बी आपका सही हो जाएगा। बी जो है कहता है कि यह विभिन्न देशों के पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ताओं का व्यवहार का मापक है। तो चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या से आपका क्लियर हो जाएगा कि नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी एक एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी जो ग्लोबैक्सन ने ग्रीन टैक्स 2009 स्कोर के तहत भारत के शीर्ष स्थान दिया है। इसमें विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार के अनुसार अंक दिया जाता है। ये चीज़ें इसमें बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है। तो ये बहुत आप आसानी से बता सकते हैं कि वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन ए कहता है 21 जून, बी कहता है कि 23 सितंबर, सी कहता है कि 5 जून और डी कहता है 25 मई। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों 5 जून को। इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं।
व्याख्या में कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष 5 जून को मनाया जाता है और प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस जो है वर्ष 1973 में मनाया गया था। उल्लेखनीय है कि स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था। पर्यावरण पर यह पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था और इसी सम्मेलन में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय भी लिया गया था। जो पहला बार स्टॉकहोम में अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हुआ था दोस्तों, जो पर्यावरण से संबंधित जो पहला प्रयास था, और उसी दिन यह निर्णय हुआ कि अब हर वर्ष जो है 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएंगे और तब से अब तक मनाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन रिपीटेड है, फिर भी आप ऑप्शन ए में देख रहा है दिसंबर 1, बी में कह रहा है 5 जून, सी कह रहा है कि 14 नवंबर और डी कह रहा है 15 अगस्त। तो यहाँ पर आपका होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, बी राइट हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, तो इसकी भी व्याख्या दिया गया कि ज्ञातव्य है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है और वर्ष 2019 में विश्व पर्यावरण दिवस का केंद्रीय विषय यानी थीम था वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन। वर्ष 2019 के विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों का मेजबान देश जो था वो चीन था। बाकी जो अभी 21 में हुआ दोस्तों उसको आपको याद रखना है, और जो 22 में होगा उसकी आप याद रखेंगे। ये था दोस्तों पर्यावरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे सब करा दिए। कल जो टॉपिक होगा आपका पारिस्थितिकी होगा, और पारिस्थितिकी से रिलेटेड अगला वीडियो लाएंगे, और हम बता रहे हैं 10 वीडियो से ज़्यादा नहीं लेंगे, 10 वीडियो में आपका सारा टॉपिक कवर कर देंगे। आप लोग 10 वीडियो में पूरा पर्यावरण आपको अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो दूसरे तक भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।